हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सारणी, डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं सारणी का अर्थ क्या होता है। सारणी का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स, ऐसी पद्धति जिसमें n इंटू n संख्याओं को दो समानांतर और दो सीधी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखाओं के मध्य आयताकार रूप में लिखे गए क्रम विन्यास को n क्रम का सारणी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको दिया जा रहा है A11, A21, B12, B22, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक, संकेत में चार संख्याएं हैं जो कि ये इसको हम रो कहते हैं, यानी दो रो में है, और इसको हम कॉलम कहते हैं, तो दो कॉलम में है, मतलब टू रो टू कॉलम में ये क्रमबद्ध किया गया है। इसको पंक्ति हिंदी में और इसको स्तंभ कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो है वो सारणी कहलाता है। सारणी को सांकेतिक रूप में इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, या फिर ए के रूप में कोई भी कैपिटल वर्ड हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पर यूज किया ए, बड़े अक्षर कह सकते हैं जिसको आप। ठीक है, ध्यान रहे सारणी में जितनी पंक्तियां होती है यानी कि रो होता है, उतने ही कॉलम्स होते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पे टू रो और टू कॉलम लिया है, ये थ्री रो और थ्री कॉलम में भी हो सकता है। ठीक, या और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि स्तंभ यानी कि कॉलम और पंक्तियां यानी कि रो जो रहता है वो संख्या बराबर होता है। या ये भी कह सकते हैं कि सारणी का जो रूप होता है वह वर्गाकार होता है। ठीक है, अब यदि मुझे इसको सॉल्व करना है, आगे इसको प्रोसीड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है अगर दो संख्या दिया हुआ है तो A11 इंटू B22, और माइनस साइन लगेगा यहाँ पे नेक्स्ट के लिए B12 इंटू A21। ठीक, आप एक बार फिर से देखेंगे, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया A11 इंटू B22, ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, माइनस लगाए हैं। अब ये माइनस क्यों लग रहा है इसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे, इसका रीजन क्या है। फिर इसके बाद है B12, ये B12 का मल्टीप्लाई A21 से होगा। ठीक है, ये जो रहता है, ये जो आपके पास A11 और B22 है, इसे हम मुख्य विकर्ण लीडिंग डायगोनल कहते हैं। ठीक, और इसके अंदर ये जो चार संख्याएं दी हुई है A11, B12, A21, B22, ये कहलाता है अवयव। ध्यान देंगे, ये क्या कहलाएगा? अवयव, यानी कि एलिमेंट्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिमेंट्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस एग्जांपल में 4 एलिमेंट्स हैं, 2 रो है, 2 कॉलम्स है। ठीक, और A11 और B21 इसके मुख्य विकर्ण हैं, लीडिंग डायगोनल है। ठीक है, और ये कंप्लीट इसको अगर हम कहें तो इसको हम सारणी कहते हैं। अब आते हैं उपसारणी। उपसारणी माइनर। उपसारणी क्या होता है? तो किसी सारणी के, ध्यान देंगे, किसी सारणी के जितने अवयव होते हैं उन सब का यानी कि प्रत्येक अवयव का उपसारणी ज्ञात कर सकते हैं। जो सारणी है, इस सारणी के जितने अवयव है उन सारे अवयव का उपसारणी ज्ञात किया जा सकता है। किसी सारणी के
प्रसार में या विस्तार में किसी अवयव के गुणा करने वाले छोटे सारणी को उस अवयव का उप सारणी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ उप सारणी के लिए। मान लीजिए एक मैट्रिक सारणी जो है डिटरमिनेंट्स हमको दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पर आप देखेंगे 3 रो, ये रो 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो एंड 3 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम में है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 9 एलिमेंट्स है। ठीक है। अब यदि मुझे इसका उप सारणी ज्ञात करना है तो हर एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स है उन सब का उप सारणी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 9 एलिमेंट्स है तो 9 एलिमेंट्स का माइनर या उप सारणी ज्ञात किया जा सकता है। मैं एक आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। सपोज ये A इज इक्वल टू है और इसका आपको यदि उप सारणी कैलकुलेट करना है तो A1 के लिए आप उप सारणी कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट जो है वो C11 कहलाता है, मतलब फर्स्ट वाला जो रहता है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये जो रहता है फर्स्ट वाला रो को इंडिकेट करेगा और सेकंड वाला कॉलम को इंडिकेट करेगा। ठीक है। फर्स्ट किसको इंडिकेट करता है? रो को, यानी कि पंक्ति को, और दूसरा वाला किसको इंडिकेट करता है? कॉलम को, यानी कि स्तंभ को। ध्यान देंगे तो ये पहला वाला जो है किसके लिए है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, जबकि सेकंड वाला किसके लिए है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए। थर्ड वाला किसका है? इसके हिसाब से चले तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक। तो हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं अभी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे? ध्यान देंगे, यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, ये हटा देते हैं हम। तो हमारे पास क्या बचा? B2 C2 B3 C3। तो ये जो है, ये जो सारणी है, इस सारणी का उप सारणी हुआ ये सेकंड वाला। ठीक। इसी तरह से अगर मुझे कैलकुलेट करना है B1 को, तो B1 के लिए क्या हो जाएगा? B1, चूंकि यहां पर B1 कहां है? 12 पे, 12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप हटा दीजिए। बचा क्या आपके पास? A2 A3 C2 C3, ये हुआ। तो ये कहलाएगा आपका उप सारणी। ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट सहखंड। तीसरा पॉइंट आप ले लीजिए, सहखंड। सहखंड क्या चीज है? जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोफैक्टर। किसी सारणी में किसी अवयव का, ध्यान देंगे एक सारणी है, इस सारणी में किसी कोई भी एलिमेंट्स जो दिया है उस एलिमेंट्स का जब आप उचित चिन्ह के साथ, साइन के साथ में उसको उप सारणी बनाते हैं, ठीक है, तो उसे सहखंड कहा जाता है। देखो हमने यहां पर जो लिखा है इसमें साइन का कोई यूज हमने नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया? उप सारणी बना दिया। तो उप सारणी जो बनाया जाता है उसमें चिन्हों का उपयोग, प्लस या माइनस, ये देखेंगे हम कैसे लगाना है। प्लस या माइनस लगाते हैं, चिन्हों के साथ लेते हैं, तो वो कहलाता है सहखंड, कोफैक्टर्स। अवयव जो रहते हैं, ये अवयव जो होता है, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है। तो जैसे ए एलिमेंट्स है, इसको आई जे से हम शो करते हैं बुक्स में, बुक के लैंग्वेज से अगर हम देखें तो। और आई जे का जो सहखंड है, इसका जो सहखंड हम कैलकुलेट करेंगे वो होता है सी आई जे। आई जो है वो इंडिकेट करता है आपके रो को और जे जो है वो इंडिकेट करता है कॉलम को। ठीक है। कौन सा रो कौन सा कॉलम है उसको प्रदर्शित किया जाता है। चिन्ह
कैसे लगाना है या चिन्ह लगाने का जो नियम है वो उप सारणी में आई तथा जे का योग हम देखते हैं, इन दोनों का टोटल लगाते हैं और टोटल लगाने के बाद यदि वो सम संख्या में आता है, सपोज 2 4 6 8 इस तरह से इवन नंबर में आता है, तो सखंड का चिन्ह जो है वह सखंड का जो चिन्ह है वो डिटरमिनेंट्स का जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह को लागू कर दिया जाता है या वही चिन्ह कैरी कर दिया जाता है, समान होता है। यदि विषम है, यानी कि यदि 3 5 1 3 5 7 9 इस तरह से है, तो इसमें आप चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि जो यहाँ साइन रहेगा उसका विपरीत साइन यहाँ पर लगाया जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यह माइनस होगा, लेकिन अगर 2 4 6 8 है तो यहाँ प्लस है, तो आपके जो सखंड है उसमें भी प्लस ही रहेगा, और वहां माइनस है तो वहां भी माइनस, मतलब दोनों सेम रहेगा। कब? जब आपका साइन इवन नंबर पे इवन नंबर आ रहा है उसका टोटल, और ऑड नंबर आने पे आप क्या करेंगे, साइन को बदल देंगे, विपरीत साइन होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? शॉर्टकट तरीका दूसरे तरीके से हम देखें, मैंने कहा था C11, तो C11 यानी कि 1 + 1 = 2 हुआ। ठीक, C12 1 + 2 = 3 हो गया। यहाँ पर साइन जो रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा, मतलब जो डिटरमिनेंट्स में है वही साइन आपके कोफैक्टर में होगा। यदि सेकंड वाले में चलते हैं जहां पर 3 आ रहा है टोटल, तो ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पे साइन है उसका अपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस है तो कोफैक्टर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ये है उदाहरण नंबर 1, उदाहरण 1, पहला उदाहरण। सारणी, एक सारणी दिया है 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, में 10 11 तथा 12 का सखंड ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? कोफैक्टर कैलकुलेट करना है 10 11 और 12 के लिए। हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले अवयव 10 का सखंड बराबर अवयव 10 ये है जो किसको शो करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा देते हैं, बचा क्या हमारे पास 40 17 15 और 18। ठीक है, ये बच गया। अब साइन देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये C11 के लिए है, ये 11 शो करता है। 11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 = कितना हो जाएगा 2। जब ये सम संख्या होगा तो यहाँ वही साइन रहेगा जो यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन। तो प्लस साइन को लिखना नहीं आपको, वो सेम है, प्लस साइन है। अब ये आपस में क्या करेंगे, क्रिया गुणा, यानी कि 14 × 18 माइनस, सेकंड के लिए माइनस हो जाएगा 17 × 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 14 × 18, आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 252। 17 × 15 आप लेंगे, ये होगा 255 और इसका फाइनल आंसर -3 होगा। ठीक, इसी तरह से आप लेंगे अवयव 11 का सखंड बराबर अवयव 11 के लिए। अब ये मैं जो लाइन खींच के आपको समझा रहा था उसको हटा देता हूं मैं। हमारे पास वही नंबर है, फर्स्ट रो में 10 13 16, फर्स्ट कॉलम में 10 11 12। अवयव 11 का सखंड क्या होगा, अवयव 11 का सखंड 11 कहां पर दिया है 21 पे। ठीक, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए,
जो बच गया वो क्या है, 13, 16, 15 और 18, ये बच गया। अब क्या करेंगे, चूंकि ये 21 है, 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, इन दोनों का टोटल 3 हुआ। तो कौन सा लगाएंगे, जो यहां पर साइन है उसका अपोजिट, विपरीत, क्योंकि इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर दिया हुआ है। तो 11 पे प्लस साइन है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस साइन। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, बराबर माइनस बाहर रख दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले आपने किया था, 13 इंटू 18 माइनस 16 इंटू 15, ये हो गया आपके पास। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू 18 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, माइनस साइन को बाहर रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 13 इंटू 18, तो ये आ जाएगा आपके कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिए इसके लिए, 234 आपके पास होगा। और इसी तरह से 16 इंटू 15 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 240। ठीक। अब इसका फाइनल आंसर अंदर का वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस में आ जाएगा, 240 बिगेस्ट नंबर है 234 से, तो -6 आ गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस हुआ तो आपके पास +6 आंसर होगा सेकंड वाले के लिए। ठीक है। अब आते हैं अवयव 12 का सहखंड, अवयव 12 का सहखंड, 12 यानी कि 31, ये यहां पे है, समझ लो 11, 21, 31। तो अब यहां पे क्या करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब इसकी जगह पे क्या हटाएंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, तो बच गया आपके पास क्या, 13, 16, 14 और 17। ठीक। चूंकि 31 3 + 1 इज इक्वल टू 4 होगा, चूंकि 4 है इवन नंबर है, प्लस साइन रहेगा, प्लस साइन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 17 माइनस 16 इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है। 13 इंटू 17 कीजिए, वो हो जाएगा आपका, कैलकुलेटर से करके देखिए, 221 और 16 इंटू 14 इज इक्वल टू 224 आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस -3, तो यहां पर आंसर जो होगा -3 होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सहखंड कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसी में सारणी का मान ज्ञात करने की विधि। ठीक है। सारणी का मान ज्ञात करने की विधि, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, कौन कौन सी विधि है जिसके आधार पे हम सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप देखेंगे मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, लाप्लेस मेथड, लाप्लेस विधि। लाप्लेस मेथड या लाप्लेस विधि क्या होता है, ठीक है, और उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे दूसरी विधि में। तो पहला पॉइंट है, लाप्लेस मेथड में द्वितीय क्रम के सारणी, ठीक है, कौन से क्रम के, द्वितीय क्रम के सारणी, या फिर इसी को हम कह सकते हैं या क्रम 2 की सारणी। ठीक, द्वितीय क्रम के सारणी यानी कि जिसमें 2 रो और 2 कॉलम्स होते हैं। मैं एक यहां पर लेके दिखा रहा हूं एग्जांपल, A11, A12, A21, A22, ये एक आपको दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करना है द्वितीय क्रम में, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इन दोनों का, जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो मॉड ऑफ A, इसका डिटरमिनेंट होगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, या फिर A11 A22 माइनस A12 A21, इस तरह से होगा। ठीक है। अब मैं एक आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि कैसे हम 2 रो 2 कॉलम में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो लाप्लेस मेथड, लाप्लेस विधि को यूज करके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक
क्वेश्चन हम ले रहे हैं और ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ये बुक जो मैं ले रहा हूँ व्यवसायिक गणित की बुक है, डॉक्टर अब्दुल करीम और डॉक्टर राजेश अग्रवाल, ये मेरी अपनी बुक है। साहित्य एवं पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर, आगरा से ये पब्लिश होता है। अधिक क्वेश्चन देखने के लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये एग्जांपल नंबर 2 हुआ आपका, पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये है 5 7 एंड 2 4। ये एक मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है, A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 7 2 4। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ A इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 5 into 4 minus 7 into 2। सिंपल सा, इसका त्रिज्या गुना इससे होगा, इसका त्रिज्या गुना इससे हो जाएगा। तो 5 चौक 20 माइनस 7 दूनी 14, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 6 है। बहुत सिंपल। ये कह रहा है द्वितीय क्रम का सारणी, यानी कि 2 रो 2 कॉलम्स में है। और यही चीजें अगर 3 रो 3 कॉलम्स में हो तो वो कहलाएगा तृतीय अथवा 3 क्रम का अवयव, सॉरी सारणी। एक तीसरे क्रम का लेते हैं। दूसरा पॉइंट तृतीय क्रम का सारणी क्या चीज है इसमें, ठीक। ये सेम बनेगा, बस ये रहेगा कि इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है वो 3 रो 3 कॉलम्स में जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, सपोज A इज इक्वल टू आपको दिया जा रहा है 4 6 2 फर्स्ट रो में, सेकंड रो 3 0 3 5 एंड थर्ड रो आपको दिया है 2 3 1। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। अब हम लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। मॉड ऑफ A इज इक्वल टू, फर्स्ट आप लेंगे 4 को, ठीक है, तो 4 हमने लिया। फिर इसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, क्योंकि C11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो हमारे पास बचा 3 5 3 1। क्लियर हो रहा है? ये फर्स्ट रो हटा दिया हमने, ये फर्स्ट कॉलम, इसको आप इग्नोर कर जाएंगे, तो जो बच गया वो अमाउंट हमने लिखा है। यहां पर चूंकि ये 11 है 11 है, 1 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब चूंकि 2 हो रहा है तो यहाँ प्लस साइन रहेगा। अब मैं पहले रो को लेकर के खत्म कर रहा हूं इसको। आप चाहें तो फर्स्ट रो को लेके आंसर ला सकते हैं, सेकंड रो को लेके आंसर ला सकते हैं, थर्ड रो को लेके आंसर ला सकते हैं, या फिर फर्स्ट कॉलम को बना लीजिए, सेकंड कॉलम को बना लीजिए, या थर्ड कॉलम। मतलब अगर 9 एलिमेंट्स है तो 3 एलिमेंट्स फर्स्ट किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक साथ लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें सेकंड वाले में 6 के लिए। तो 6 के लिए क्या आ जाएगा, चूंकि ये 12 है, 12 यानी कि 1 + 2 इज इक्वल टू 3, और 3 होने से यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट साइन लगेगा, यानी कि माइनस साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। 6 कॉपी कर दीजिए आप वहां पे, फर्स्ट रो हटाएंगे और सेकंड कॉलम हटाएंगे, तो आपके पास बचा 0 5 2 1, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड में 2 में, तो प्लस साइन लगेगा, क्योंकि ये होगा 13 के लिए है, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 हुआ। इवन नंबर है, प्लस साइन लगेगा, प्लस साइन हमने लगा दिया, 2 कैरी किया आपने। और अब चूंकि यहां पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो हटाएंगे और थर्ड कॉलम तो जो बच गया वो है 0 3 2 3, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 1 minus 5 into 3, जैसे पहले हमने किया था। -6 को बाहर रहने दीजिए, 0 into 1 minus 5 into 2, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। फिर इसके बाद आते हैं +2 को बाहर रहने दीजिए, 0 into 3 minus 3 into 2, ठीक। अब चलते हैं मॉड ऑफ A, इसका डिटरमिनेंट्स 4 बाहर रहने दीजिए, 3 minus 15 हो गया ये, -6 बाहर ही रहने दीजिए, 0 into 1 0 minus 5 into 2 minus 10 हो गया ये। फिर +2 बाहर रहने दीजिए, 0
इंटू 3 0 होगा, -3 इंटू 2 6 आ जाएगा या -6 हो गया। अब एक सिंगल नंबर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, 4 अंदर आ जाएगा -12, -15 में 3 माइनस करेंगे तो -12 आ गया, -6 बाहर आने दीजिए, ये -10 बचा, +2 बाहर आने दीजिए, ये बच गया आपके पास -6। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4 इंटू 12 -48 हुआ, साइन के साथ मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +60 प्लस माइनस माइनस और 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो आप देखेंगे यहाँ पर -48 -12 दोनों मिलाकर के -60 हो जाएगा और +60 यानी कि -60 + 60 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हुआ लाप्लेस मेथड से कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक, तृतीय क्रम का यदि क्वेश्चन है तो थोड़ा सा विस्तार से बनेगा। अब आते हैं हम इसके बाद सारस विधि में, और सारस विधि में द्वितीय क्रम का कोई प्रश्न नहीं उठता। द्वितीय क्रम में यह क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता, ये तभी सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन में तृतीय क्रम का सारणी हो। इसी तरह से अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं सारस मेथड में। हमारे पास यही क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 6 2, सेकंड है 0 3 5 और 2 3 1। सारस जैसे नाम आपने सुना, सारस यानी कि जिसकी लंबी गर्दन होगी। थोड़ा सा इसको बनाते समय हम उसी तरह से ध्यान देते हैं। 4 0 2 6 3 3 2 5 1, ये हमारा जो क्वेश्चन है वही है। इसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को और बढ़ा देते हैं, यानी कि 4 0 2 6 3 3, ये हमारा जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को हमने क्या किया आगे बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऊपर से नीचे 3 3 का पेयर बनाइए। एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ऐसा 3 पेयर ही बनेगा। ठीक, बना लीजिए और इसको लिख दीजिए आप। तो 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 3। अब टोटल लगा दीजिए कितना होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12 इंटू 1 12 ही होगा, प्लस 6 इंटू 5 30 प्लस 2 सॉरी इंटू 2 इज इक्वल टू 60 प्लस 2 इंटू 0 0 इंटू 3 0। तो ये टोटल आ गया कितना 72, 72 आया पहला आंसर आपका। ठीक, क्लियर हो। अब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को फिर लेते हैं। 4 0 2 6 3 3 2 5 1, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा सारस विधि में हम एक्सटेंड करेंगे और ये क्या हो गया 6 3 3, जैसा पहले हमने किया था वैसे, बट अब लेने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। अब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड चलेंगे 3 3 का पेयर बनाते हुए, और फिर वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो अब क्या होगा, ये 2 इंटू 3 इंटू 2 ये आ गया, प्लस 3 इंटू 5 इंटू 4 ये आ गया दूसरा, प्लस 1 इंटू 0 इंटू 6 ये आ गया आपके पास तीसरा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, ये 12 हो गया, प्लस 3 इंटू 5 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 6 0, यानी कि ये भी आंसर क्या हुआ 72। अब पहले वाले आंसर से दूसरे वाले आंसर को माइनस कर दीजिए, 72 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपका सारस मेथड। सारस मेथड में क्या करते हैं हम, जो क्वेश्चन दिया है उसका फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिपीट करेंगे, आगे लिखेंगे उसको, और पहले आप लेफ्ट साइड से राइट साइड नीचे की तरफ आएंगे,
फिर उसके बाद दूसरा जो साइन लगाएंगे वो लेफ्ट साइड से ही नीचे से ऊपर की तरफ आप एरो का साइन लगाते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका विधि। दो विधि है हमारे पास, लाप्लेस मेथड जिसमें सिंपल सॉल्व करेंगे इस तरह से, सारस मेथड में या सारस रूल्स में आप इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। आप इसका एक पिक ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सारणी से रिलेटेड। ध्यान रखें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, बिजनेस मैथ्स की जो बुक है, अगर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये बिजनेस मैथ्स की बुक जरूर पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। एक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक रूल्स आपको बताऊंगा। बाकी जो डिटेल में आपको बनाने हैं वो आप व्यवसाय गणित करीम अग्रवाल की बुक प्रेफर कर सकते हैं।